हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के नियम देखेंगे और व्यंजन संधि किसे कहते हैं ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है हमारी? व्यंजन के पश्चात व्यंजन या स्वर आने पर उत्पन्न परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, व्यंजन और व्यंजन के पश्चात या तो व्यंजन आएगा या फिर स्वर आएगा, तो उसमें हमारी होगी व्यंजन संधि। उदाहरण देखेंगे हम, जैसे दिया है दिक् धन गज, यानी दिक् धन गज। तो इसमें दिक् धन गज, यानी यहाँ पे का आ रहा है और यहाँ पे गा आ रहा है, यानी व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा दिग्गज। ऐसी दूसरा उदाहरण हमारा सुप धन अंत बराबर हो जाएगा सुवंत, यानी प आ रहा है और आ रहा है, यहाँ पे व्यंजन के बाद हमारा आ रहा है स्वर। अगर व्यंजन के बाद व्यंजन आए तब भी हमारी व्यंजन संधि है, और अगर व्यंजन के बाद स्वर आए तब भी हमारी व्यंजन संधि है। आगे हम इसके कुछ नियम देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम देखेंगे। पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे और पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब वर्ग क्या है? यहाँ पे वर्ग से मतलब है वर्गीय व्यंजन, यानी कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो यहाँ से वर्गीय व्यंजनों के पहले वर्ण का तीसरे और पांचवें में परिवर्तन कैसे होगा, वो नियम हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहला नियम है इसमें हमारा, यदि वर्गीय व्यंजनों के प्रथम वर्ण, यानी वर्गीय व्यंजनों के प्रथम वर्ण ये दिए हमारे क, च, ट, त, प के आगे कोई स्वर आए, या फिर तीसरा या चौथा वर्ण आए, अथवा यारा लवा आए, यानी कहने का मतलब या तो कोई स्वर आए या फिर तीसरा या चौथा वर्ण आए वर्ग का, या फिर अंतस्थ व्यंजन आए, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। यानी जो क, च, ट, त, प है, तो अगर का आ जाएगा तो ग हो जाएगा, क वर्ग का ही तीसरा। च आएगा तो हो जाएगा च, छ, ज हो जाएगा। ऐसी ट आए तो ट, ठ का ड हो जाएगा इसका, यानी तीसरा हो जाएगा। चलिए उदाहरण देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं उदाहरण क्या है। दिक् धन अंबर बराबर दिगंबर, यानी दिक् धन अंबर, यहाँ पे का है और आ है, यानी का के बाद आ रहा है, यानी स्वर आ रहा है, तब भी क्या होगा, तीसरे में चेंज हो जाएगा, का दिगंबर हो जाएगा। ऐसे उत धन योग, तो त आ रहा है और अंतस्थ व्यंजन या आ रहा है, तो इसका हो जाएगा उद्योग, यानी तक इसमें चेंज हो जाएगा त वर्ग के ही तीसरे वर्ण में, यानी जो पहले जो व्यंजन आएगा वो उसी वर्ग के तीसरे में चेंज हो जाएगा। ये था हमारा। अब एक और ऊपर लाइन में था पांचवें में चेंज। अब पांचवें में चेंज कैसे होता है वो भी देखेंगे। तो हमारा तीसरे में चेंज हो रहा है, यानी 3 हो रहा था, अब 5 कैसे होगा ये भी देखेंगे। तो इसके लिए क्या है कि यदि वर्ण के बाद अनुनासिक व्यंजन ना या मा आए, इसमें क्या है, मैं इम्पोर्टेंट क्या है कि ना या मा आए, या तो ना आए और या फिर क्या है मा आए, तो प्रथम वर्ण किस में चेंज हो जाता है, उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जिस वर्ग का होगा प्रथम वर्ण उसी का पंचम में चेंज हो जाएगा। उदाहरण से देख लेंगे हम, जैसे वाक धनमय, यहाँ पे क्या दिया है वाक धनमय, तो क आया और मा आया, ये तो बताया था। का अब या तो माँ आ जाए या फिर ना आ जाए, तो वो पांचवें में चेंज हो जाएगा, ये हो गया भांगमय, यानी क वर्ग का पांचवा आ गया। ऐसे सट धन मुख, तो ये इसका हो जाएगा षणमुख, यानी अड़ा आ जाएगा, यहाँ पे ट वर्ग का ही वो पांचवा आ गया। वहाँ पे क्या हो रहा था, तीसरा आ रहा था। तीसरा कब आ रहा था, अब या तो कोई स्वर हो, फर्स्ट वर्ग के पहले वर्ण के बाद या तो कोई स्वर हो, या तो फिर यारा लावा हो, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे तीसरा हो रहा था, या फिर तीसरा चौथा ही हो, तब भी वहाँ पे तीसरा ही हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, पहले वर्ण के बाद मा हो या ना हो, तो वो किस में चेंज हो रहा है, पहले जो पहला वर्ण है उसी के पांचवें वर्ण में चेंज हो रहा है। बस यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, उदाहरण लिख गया, उदाहरण लिखना था, तो यहाँ पे हो जाएगा उदाहरण। आगे इसकी मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, जो देख लीजिए। ट्रिक क्या है हमारी, मोहन ने वर्गीय व्यंजनों के प्रथम वर्ण का 3-5 कर डाला। तो मैन क्या है इसमें, वर्गीय व्यंजन, यानी वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण और उसका चेंज हो जाता है तीसरे में या पांचवें में। अब आपको पता ही है पांचवें में कब चेंज होगा, जब मा या ना आए, और कुछ भी आए तो फिर तीसरे में चेंज होगा। तो ये थी हमारी ट्रिक। आगे देखेंगे हम अगला नियम क्या है हमारा। अगला नंबर 2 है हमारा माँ संबंधी नियम। अब माँ के क्या नियम होते हैं ये देखेंगे हम।
तो चलिए देखते हैं, माँ के भी नियम देख लेते हैं। माँ के आगे यदि कोई स्पर्श व्यंजन आए, अब स्पर्श व्यंजन क्या है, जो वर्गीय व्यंजन है वही तो स्पर्श व्यंजन है। 25 होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं, तो 5 25, तो 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है। तो इसमें क्या कह रहा है, माँ के आगे यदि कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है, यानी बिल्कुल उसके अपोजिट है। अभी जो हमने माँ और ना वाला पढ़ा था उसके अपोजिट है, उसमें क्या हो रहा था, प्रथम वर्ड के बाद माँ आ रहा था, यहाँ माँ के बाद आ रहा है स्पर्श व्यंजन, उसमें से प्रथम वर्ड था, इसमें सारे स्पर्श व्यंजन ले लिए गए, बस इतना अंतर है, उसी का अपोजिट है। उदाहरण से देख लेंगे हम, समधन कर, समधन कर, तो इसका हो जाएगा शंकर, यानी माँ है और माँ के बाद क्या आया, का, तो क वर्ग का 5वां हो गया, क वर्ग का यहाँ पे 5वां वर्ण हो गया। अगला उदाहरण है हमारा घम धन टा, तो इसका हो जाएगा घंटा, ये भी थोड़ा सा गलत हो गया है घंटा लिखने में, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा घंटा, घंटा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, घम धन टा, यानी माँ और माँ के बाद टा आया, तो फिर क्या होगा, टा वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा, जो माँ है हमारा वो टा वर्ग के 5वें वर्ण में चेंज हो जाएगा, तो हो गया घंटा। ये तो था माँ का। आगे देखते हैं क्या है, चलिए आगे देख लें क्या है। अरे एक और माँ का ही है, यदि माँ के आगे कोई अंतस्थ या उष्म व्यंजन आ जाए, इसमें क्या हो रहा है, माँ के आगे या तो कोई अंतस्थ, अब अंतस्थ तो आप लोगों को पता ही होंगे, यार अलावा, या तो वो आ जाए या फिर कोई उष्म व्यंजन आ जाए, उसमें क्या होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं सा सा साहा, तो या तो यार अलावा आ जाए या तो सा सा साहा आ जाए, तो माँ जो है हमारा वो अनुस्वार में चेंज हो जाता है। तो उदाहरण देख लेंगे इसके, उदाहरण में दिया है समधन सार, यानी समधन सार, तो समधन सार का हो जाएगा संसार, समधन सार का हो जाएगा संसार। अब इसमें क्या आया, एक तो माँ आ गया और माँ के बाद क्या आ गया, उष्म व्यंजन आ गया, या तो उष्म आए या अंतस्थ आए, तो फिर क्या हो जाएगा, अनुसार में चेंज हो जाएगा। ऐसे इसमें है स्वयं धन वर, तो इसका हो जाता है हमारा स्वयंवर, समधन सार संसार हो जाता है, माँ के बाद अंतस्थ व्यंजन आ जाए या तो फिर उष्म व्यंजन आ जाए, तो वो अनुसार में चेंज हो जाता है, बस बात खत्म। अगला देखेंगे हम, अगला क्या है कि अगर माँ के बाद माँ ही आ जाए तब तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, माँ के बाद माँ आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों होगा परिवर्तन, क्योंकि सेम है तो नहीं परिवर्तन होगा कुछ भी। तो याद रखो, जब माँ के बाद माँ आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे सा का भी होता है, सा के बाद सा आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, तो माँ के बाद माँ आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। सम धन मान तो बराबर हो जाएगा सम्मान, यानी माँ आया फिर माँ आया तो ये कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस इकट्ठा होकर लिख गया सम्मान। ऐसे सम धन मति तो सम्मति हो जाएगा, बस खत्म बात। आगे देखेंगे क्या है। हाँ, आगे है ता संबंधी नियम। अब ता को देखेंगे। ता संबंधी नियम में क्या है, अधिकतर ता के बाद जो शब्द आता है ता उसी वर्ण में चेंज हो जाता है। ता में मैंने देखा तो बहुत सारे नियम थे और पढ़ते पढ़ते इतना टाइम निकल जाता तो पता ही नहीं चलता, लेकिन मैंने उन सब में एक चीज़ कॉमन देखी कि बस नियम नाम के लिए अलग बना दिए थे, लेकिन देखा मैंने कि ता के बाद जो आ रहा था ता उसी में चेंज हो रहा था। तो मैंने क्या किया, सबको ना पढ़ा के इतना सारा, मैंने सिर्फ एक नियम बना दिया कि अधिकतर ता के बाद जो शब्द आता है ता उसी में बदल जाता है। याद करने की ज़रूरत नहीं, सॉरी मैं भी शब्द ही बोल रही हूँ और यहाँ भी शब्द ही लिखा है जो कि बिल्कुल गलत है, यहाँ पे वर्ण आएगा, यानी ता के बाद जो वर्ण आता है ता उसी में बदल जाता है। अब इसके लिए बहुत सारे नियम थे, जैसे ता के बाद टा और डा आता है तो टा और डा में बदल जाता है, ऐसे दिया था। ता के बाद अगर ला आ जाए तो ता ला में बदल जाता है। बहुत सारे रूल्स थे। ता के बाद या चा और छा आ जाए तो चा और छा में बदल जाता है। अरे ये क्या सब है, एक ही बात ना लिखो कि अगर ता के बाद जो भी आए मोस्टली ता में उसी में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर एक दो जो मुझे अलग लगे वो मैंने अलग से ले लिए, लेकिन कई सारे इसमें इकट्ठे हो गए। तो बस जैसे उत धन ज्वल दिया है तो क्या है, इतने सारे याद करने पड़ते ना, तो मैंने एक लिख दिया। अब जो मुझे स्पेशली लगे एक दो अलग, वो मैंने अलग ले लिए हैं। तो उनसे क्या होगा, मुझे हम लोगों को वही एक दो और याद करने पड़ेंगे, वरना तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है इतने रूल्स रटते रटते। तो इसे ट्रिक मान लीजिए
या कुछ भी मान लीजिए, पर ये मैंने एक बना के लिख दिया है कि अधिकतर त के बाद जो वर्ण आता है ता उसी में चेंज हो जाता है। तो जैसे उत्तधन ज्वल लिखा है तो इसका हो जाएगा उज्ज्वल। सतधन जन लिखा है तो इसका सज्जन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी में चेंज हो रहा है। ता के बाद जा आ रहा है तो ता जा में चेंज हो रहा है, और ता के बाद जा आ रहा है तो ता जा में चेंज हो रहा है। मैंने जा के उदाहरण ले लिए हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे तत् धन लीन हो जाता है तो ता के बाद ला आ रहा है तो तल्लीन हो जाएगा, और उत धन लंघन तो ता के बाद ला आ रहा है तो उल्लंघन हो जाएगा। ऐसी बहुत से हैं। जैसे उदाहरण में ले लो, जैसे उत धन हार हो गया तो उद्धार हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं बाद में बता दूंगी। और भी है, जैसे उत धन झटिका, उत धन झटिका तो इसका हो जाएगा उज्झटिका। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ता के बाद जो शब्द आता है मोस्टली ता उसी शब्द में बदल जाता है। आगे एक दो और नियम है जो हम देख लेंगे। अगला है, हाँ देखो ये थोड़ा सा अलग है तो मैंने इसको ले लिया है। यदि ता या दा के आगे शा आ जाए, इसमें क्या कह रहा है, यदि क्या हो कि ता या दा के आगे शा आ जाए तो ता और दा कच्चा हो जाता है और सा कच्चा हो जाता है। बस ये अलग था कि ता या दा के आगे शा आ जाए तो ता और दा का चा हो जाता है और श का छा हो जाता है। जैसे उत्त धन श्वास तो इसका हो जाएगा उच्छ्वास, यानी ता का क्या हो जाएगा, ता का तो हो गया चा और स का हो गया छा। तो ये एक थोड़ा सा अलग लगा मुझे तो मैंने अलग ले लिया। तत् धन शरीर तो इसका हो जाएगा तत्शरीर, यानी ता का चा हो गया और श का छ हो गया। बस ये एक अलग था। अब ता संबंधी नियम ख़त्म ही हो गए। वैसे बहुत सारे पढ़ने पड़ते तो मैंने जल्दी फिनिश कर दिया इसको। ता संबंधी नियम को आगे देखेंगे। श और श संबंधी नियम। अभी हमारे श और श हैं कौन से, ये तो बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं दंतव्य सा, इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा। तो इसमें क्या होता है, इसका जो नियम नंबर 1 है, इसके अंदर भी नियम है जो, तो इसको देखेंगे हम। आ और आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे सा आता है, यानी इसमें 2 को छोड़ना है, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे अगर शा आता है, यानी दंतव्य शा आता है, तो वो मूर्धन्य शा में चेंज हो जाता है। बहुत ही सरल है ये, पर अगर सोचो तो गलत भी हो सकता है। जैसे कोई कह दे अभिषेक का संधि विच्छेद बताइए, तो हम फटाफट कर देंगे अभिधनषेक, लेकिन साम चेंज नहीं करेंगे। तो इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर यहाँ पे अब उल्टा देख लो, अगर यहाँ पे अभिषेक का संधि विच्छेद करवाए तो यहाँ पे हमें ये मूर्धन्य वाला सा है, इसको हमें दंतव्य सा में चेंज करना है, ना कि मूर्धन्य रखना है। तो अभिधन शेक बराबर अभिषेक हो जाएगा। विधन शम, ऐसी विषम का जो संधि विच्छेद होता है वो वहाँ पे दंतव्य सा आता है, ना कि मूर्धन्य सा आता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। आगे देखेंगे हम, अगला नियम देखेंगे क्या है हमारा। यदि श, अब ये कौन सा सा, तो वही सा है अभी बताया था जो मूर्धन्य सा, के पश्चात ता या था आ जाए। क्या आ जाए, ता या था आ जाए, तो इसके स्थान पर कम से टा और ठा हो जाता है। इसके तो भैया हम उदाहरण ही देना भूल गए, अब क्या करा जाए, चलिए बताती हूँ, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। अब उदाहरण नहीं है इसका, तो उदाहरण देख लीजिए। जैसे अगर दिया है शाय, बाद में जैसे आकृष दिया है, आकृष, तो ये सा आ गया, और धन दे दिया ता, तो ये हो जाएगा आकृष्ट। आकृष्ट का अगर आपसे संधि विच्छेद कराया जाए तो आप क्या लिखेंगे, आकृष्ट धन ता, क्योंकि जो टा होता है वो ता का बदला हुआ रूप होता है। यानी क्या है, अगर इस सा के बाद अगर ता या था आ जाए तो ता तो हमारा हो जाता है टा में चेंज, लेकिन था हमारा हो जाता है ठा में चेंज। तो आकृष्ट धन ता का हो जाएगा आकृष्ट। और भी है, जैसे प्रस धन था, अगर प्रस धन था करेंगे तो हमारा जो था है वो हमारा ठा में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा पृष्ठ। यानी अगर हम पृष्ठ का संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा प्रेस धन था आएगा वहाँ पे। ऐसे षष्ठ का क्या होता है, सस धन था नहीं होता है, वहाँ पे था होता है, यानी था हमारा चेंज होता है ठा में। ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ अन्य नियम बचे हैं, वो भी हम देख लेंगे एक दो, के बाद हम देखेंगे अगली वीडियो में विसर्ग संधि। तो चलिए देखते हैं, एक दो नियम और बचे हैं। तो क्या है, यदि किसी स्वर के आगे छ आ जाए, अब ये चीज़ है कि स्वर के आगे छ आ जाए और
छ तो क्या होता है, तो छ से पहले च हो जाता है, बस स्वर होना चाहिए और स्वर के आगे छ होना चाहिए। जैसे परिधन छेद, तो परी में ई आ गई, धन छ आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, च जुड़ जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा, आधा च जुड़ जाएगा वहाँ पे बस। पदजन छेद, तो पदच्छेद हो गया। यानी कहने का मतलब अगर कोई परिच्छेद का संधि विच्छेद करवाए, कहे आपसे परिच्छेद का संधि विच्छेद करिए, तो आप क्या लिखेंगे, परिधन छेद, क्योंकि चा का तो कोई मतलब ही नहीं है, चा तो नियम के अनुसार आ गया है। आगे एक और बचा है, अगला है हमारा यदि च या ज के बाद ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलत ही हो जाएगा ये आ जाए तो। क्या है, यदि च या ज के बाद ना आ जाए, यहाँ पे च और ज के बाद क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो ना के स्थान पर ज्ञ हो जाता है। अरे जैसे यज धन ना, यज धन ना, तो बराबर हो गया यज्ञ। यानी यज, ज के बाद क्या आ गया, ना आ गया। यच्च के बाद ना आ जाए तो ज्ञ हो जाता है। याच धन ना, याच धन ना, तो हो गया याज्ञ। तो ये है, देखें कुछ और बचा है या फिर वीडियो ख़त्म है। हाँ, तो ये हमारे आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और जिसका नाम होगा विसर्ग संधि और कुछ अन्य भी जो भी बचा होगा संधि चैप्टर के अंतर्गत, वो हम सब लेके आएंगे अगली वीडियो में, और हमारा वहाँ पे फिर संधि एकदम फिनिश हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें साथ में।